डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं BPSM 161 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, ये आपका जो कोड है, इस कोड का आप जल्दी से ये प्रीवियस क्वेश्चन खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मतलब बनाया है, खोजा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस है, वहां से मैंने आपको ये मैंने बुक को ये किया, बुक को रिवाइज किया, बुक को अच्छा से देखा, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे मैंने बना लिया। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है, पॉइंट को ध्यान से समझना है, देन आपको लास्ट में PDF डाउनलोड करना है। ये प्रॉमिस करके आपको पूरा वीडियो देखना है, जो भी 20-30 मिनट का जो भी वीडियो रहेगा आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। अंडरस्टैंड? चलो, आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो कहां तक पहुंच गया आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, ये आपका कोड है BPSM 161। भैया, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, जल्दी से इसका प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। और ये आपका टाइटल है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। आपके लिए लाया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। ये है दिसंबर 25 एग्जाम, अगर दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में आप एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट मोस्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, राजनीति क्या है, मानव समाज में इसके स्वरूप, क्षेत्र तथा महत्व की विशेषता कीजिए। तो ये पॉलिटिकल साइंस से आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बन रहा है। पॉलिटिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका राजनीतिक विज्ञान या राजनीति क्या है, ये यही होता है, ठीक है। तो राजनीति क्या है भाई, आप लोग जानते हैं ना, कहीं 10 लोग खड़े होते हैं, कुछ वार्तालाप करते हैं, कुछ वाद विवाद, कुछ बातें होती है, वो राजनीति का ही बातें होती है। तो राजनीति अलग अलग तरीके से होते हैं, राजनीति लीडर करते हैं, राजनीति आम जनता करते हैं। तो राजनीति भाई अपना अलग अलग विचार होता है। मानव समाज में इसके स्वरूप, क्षेत्र तथा महत्व की क्या कीजिए, विवेचना कीजिए, समझिए। राजनीति समाज से जुड़ी हुई राजनीति समाज से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। राजनीति का अर्थ है समाज के लिए नियम बनाना और फैसले लेना। जब लोग एक साथ रहते हैं, उनके बीच मतभेद, जरूरतें और समस्याएं होती है। इन समस्याओं को सुलझाने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनीति की आवश्यकता होती है। राजनीति का संबंध सत्ता और शासन से होता है। मानव समाज में राजनीति का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में राजनीति राजा या मुखिया के हाथ में होती थी। मध्यकाल में राजतंत्र मजबूत हुआ। आधुनिक काल में लोकतंत्र राजनीति विकसित हुई, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। राजनीति का क्षेत्र केवल सरकार तक सीमित नहीं है, इसमें राज्य, संविधान, कानून, चुनाव, राजनीतिक दल, प्रशासन और नीति निर्माण शामिल है। राजनीति सिर्फ क्या नहीं करना है, राजनीति में सिर्फ देखो, राजनीति कहीं भी लोग बैठ के 10 किसी के बारे में अगर बात करते हैं या फिर कोई योजना बनाते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, ये भी राजनीति का हिस्सा है, ये समझ जाओ। राजनीति का क्षेत्र केवल सरकार तक सीमित नहीं, इसमें राज्य, संविधान, कानून, चुनाव, राजनीतिक दल, प्रशासन, नीति निर्माण शामिल है। राजनीति का प्रभाव समाज के हर क्षेत्र पर पड़ता है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास से जुड़े निर्णय राजनीति के द्वारा ही लिए जाते हैं। राजनीति का महत्व, नीति देखो, राजनीति कैसे है, राज और राज प्लस नीति, ठीक है। राज्य में कोई भी नीति हो, राज्य में कोई भी नीति हो, नीति यानी कोई भी नीति का हम लोग योजना का प्लान बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो वही राजनीति है, ठीक है। क्योंकि यह समाज में व्यवस्था बनाए रखती है, यह लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है और समाज को संगठित रूप से चलाने में मदद करती है। राजनीति के बिना समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, राजनीतिक सिद्धांत और उससे संबंधित पदों के मध्य अंतर संबंधों का क्या कीजिए, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से जुड़े विचारों और धारणाओं का अध्ययन है। यह राज्य, सत्ता, अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और नागरिकता जैसे पदों को समझाता है।
ये सभी पद एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। राज के बिना सत्ता का प्रयोग संभव नहीं होता और सत्ता के बिना राज काम नहीं कर सकता। अधिकार राज द्वारा दिए जाते हैं और कर्तव्य अधिकारों के साथ जुड़े रहते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ बिना समानता के अधूरा रहता है और दोनों मिलकर न्याय की भावना को मजबूत करते हैं। लोकतंत्र सत्ता को जनता से जोड़ता है और वैधता प्रदान करता है। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध बनाती है। राजनीतिक सिद्धांत इन पदों के अर्थ को स्पष्ट करता है, उनके विकास को समझाता है और उनके आपसी संबंधों को जोड़ता है। इससे यह पता चलता है कि किसी समाज में कौन से मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है और राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलती है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि राजनीति को समझने का एक व्यवस्थित तरीका है। यह अध्ययन विचारों, मूल्यों और अवधारणाओं, नियमों, संस्थाओं, नीतियों, प्रक्रियाओं, व्यवहार, सत्ता, संबंधों, संघर्ष, सहमति, परिवर्तन, स्थिरता तथा सामाजिक संदर्भों को एक साथ देखने में सहायक होता है। राजनीति की समझ बढ़ाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राजनीति की एक व्यवहारिक गतिविधि के तौर पर चर्चा कीजिए। राजनीति की क्या? एक व्यवहारिक, है ना? व्यवहार के तौर पर राजनीतिक गतिविधि क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। देखिए, राजनीति केवल विचारों या सिद्धांतों का विषय नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक गतिविधि है, जो समाज के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी होती है। व्यवहारिक राजनीति का अर्थ है सत्ता को प्राप्त करना, उसका उपयोग करना और समाज के लिए निर्णय लेना, चुनाव करना, राजनीतिक दल बनाना, सरकार बनाना, कानून बनाना और योजनाएं लागू करना व्यवहारिक राजनीति के क्या है उदाहरण है। नेता जनता से समर्थन पाने के लिए प्रचार करते हैं, भाषण भाषण देते हैं और वादे करते हैं। राजनीतिक राजनीतिक दल आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और कई बार समझौता भी करते हैं। व्यवहारिक राजनीति में परिस्थितियों को देखकर निर्णय लिए जाते हैं, न केवल आदर्शों के आधार पर। सरकार बजट बनाती है, प्रशासन चलाती है और जनता समस्या को हल करने की कोशिश करती है। शिक्षा, रोजगार, विश्वास, सुरक्षा और विकास से जुड़े फैसले व्यवहारिक राजनीति के माध्यम से ही लिए जाते हैं। आम लोगों का जीवन सीधे राजनीति से प्रभावित होता है, इसलिए राजनीति एक सक्रिय की प्रक्रिया है जो केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज की वास्तविक जरूरतों और समस्याओं से जुड़ी रहती है। सत्ता तथा शासन को चलाने का काम करती है। सत्ता क्या करती है? शासन को चलाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है राजनीति सिद्धांत के पुनरुत्थान की व्याख्या कीजिए। इसके पतन के क्या कारण थे तथा हाल के दशकों में यह किस प्रकार पुनः उभरा। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब है राजनीति से जुड़े विचारों को समझना। इसमें यह बताया जाता है कि राजनीति कैसे होनी चाहिए, लोगों के अधिकार क्या होने चाहिए और समाज में न्याय कैसे बनाया जाए। कुछ समय पहले राजनीतिक सिद्धांत को कम महत्व दिया जाने लगा था। इसे राजनीतिक सिद्धांत का पतन कहा जाता है। मतलब कि लोग राजनीति पर ध्यान नहीं देते थे। जो राजनीति करता था उनको उन्हें गलत नजर से देखते थे, उन्हें गलत विचार से, मतलब राजनीति करना ही गलत कहलाता था कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले। तो इसी से क्या होता है भाई, राजनीति का पतन होता है। लेकिन इसका कारण था कि लोग केवल यह देखने लगे कि राजनीति में क्या हो रहा है, जैसे चुनाव, सरकार और आंकड़े, ये सब देख रहे थे। लोग यह सोचना भूल गए कि राजनीति सही दिशा में जा रही है या नहीं। अच्छे और बुरे, सही और गलत जैसे सवालों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए राजनीति सिद्धांत पढ़ना और पढ़ाना कम हो गया। बाद में समाज में कई समस्याएं बढ़ने लगी। गरीब और अमीर के बीच फर्क बढ़ गया, लोगों को बराबरी और न्याय नहीं मिल पा रहा था। तब यह समझ आया कि केवल चुनाव और आंकड़ों से समस्या हल नहीं होगी, राजनीति में अच्छे विचारों की जरूरत है। इसलिए राजनीति सिद्धांत को फिर से महत्व दिया गया। लोगों ने फिर से न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे विषयों पर सोचना शुरू किया और इसको राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान कहा गया, मतलब फिर से ये जीवित हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्टूडेंट्स, राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक दर्शन। अब देखो, ये राजनीतिक सिद्धांत है और राजनीतिक दर्शन है, तो इन दोनों के बीच क्या भाई अंतर है, बताना है। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन दोनों राजनीति से जुड़े हैं। दोनों किससे जुड़े हैं? राजनीति से ही। लेकिन दोनों में फर्क है। राजनीतिक दर्शन यह बताता है कि राजनीति कैसे होनी चाहिए,
समाज में न्याय, अधिकार और समानता कैसे बनाए रखें? इसमें सही और गलत जैसे अच्छे और बुरे राज्य जैसे सवाल उठाए जाते जाते हैं। राजनीतिक दर्शन ज्यादा विचारों और आदर्शों पर आधारित होता है। इसके माध्यम से हम सोचते हैं कि समाज और राज्य को किस दिशा में चलना चाहिए। वहीं बात करें राजनीतिक दूसरी ओर बात करें राजनीतिक सिद्धांत की, तो इसके विचारों के साथ साथ इसमें विचारों के साथ साथ वास्तविक राजनीति को भी समझाता है। ये क्या करते हैं, ये विचारों के साथ साथ राजनीति को भी क्या करते हैं, वास्तविक जो सही राजनीति है उनको बताते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि राज्य सत्ता, कानून, लोकतंत्र, अधिकार और नागरिकता कैसे काम करते हैं और इनका आपस में क्या संबंध है। राजनीतिक सिद्धांत आदर्श और व्यवहार को जोड़ता है। राजनीतिक दर्शन अधिक सैद्धांतिक होता है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारिक है। दर्शन हमें सोचने में मदद करता है और सिद्धांत यह समझने में कि विचार जीवन में कैसे लागू होते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उद्देश्य अलग-अलग है। राजनीतिक दर्शन और सिद्धांत मिलकर समाज और राज्य की सही समझ बनाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैक्स वेबर के सत्ता के प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं, जिन्हें वैध सत्ता के रूप में कहा जाता है। पहला है पारंपरिक सत्ता। मैक्स वेबर के अनुसार पहला क्या है, कौन सा? पारंपरिक सत्ता। इसमें लोग राजा रानी या फिर पारंपरिक नेता को इसलिए मानते हैं क्योंकि यह परंपरा से चला आ रहा है ना। तो मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 प्रकार, पहला क्या था? पारंपरिक सत्ता, जो परंपरा से या जो पुराने नियम से चले आ रहे हो। दूसरे प्रकार को विविधता होगा, या फिर क्या लिखा है, में करिश्माई सत्ता कहते हैं। इसमें नेता की शक्ति उसके व्यक्तित्व, करिश्मा और लोगों की आस्था पर आधारित होती है। लोग उसे इसलिए मानव कहते हैं क्योंकि वे उससे प्रभावित होते हैं और उसका सम्मान करते हैं। तीसरा प्रकार कानूनी और वैधानिक सत्ता है। इसमें सत्ता कानून और नियमों से जुड़ी होती है। लोग नेता या फिर सरकार को इसलिए मानते हैं क्योंकि यह संविधान और कानून के अनुसार चुनी गई होती है। ये तीनों प्रकार समाज में सत्ता को वैध बनाते हैं और यह दिखाते हैं कि लोग किस तरह किसी नेता या व्यवस्था को मान्यता देते हैं। वेबर ने बताया कि इन 3 प्रकार की सत्ता वेबर ने बताया कि इन 3 प्रकार की सत्ता अलग-अलग समाज में अलग-अलग तरह काम करती है, लेकिन सभी में यह जरूरी है कि लोग इसे स्वीकार करें। यह समझना जरूरी है ताकि समाज में सत्ता का सही प्रयोग और शासन ठीक से चले। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है स्टूडेंट 7। राज्य के संबंध में उदारवादी तथा मार्क्सवादी दृष्टिकोणों के बीच मुख्य अंतर क्या है? उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राज्य को लेकर अलग अलग सोच है। उदारवादी सोच में राज्य को समाज में व्यवस्था बनाए रखने, कानून लागू करने और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाला माना जाता है। यह सोच मानती है कि राज्य सभी नागरिकों के हित में काम करता है और लोकतंत्र के माध्यम से सभी की भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसके अनुसार राज्य निष्पक्ष और सभी के लिए समान अवसर देने वाला होता है। दूसरी ओर मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राज्य को वर्ग संघर्ष का उपकरण माना जाता है। यह सोच मानती है, देखिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक विचार है, यह ध्यान रखना। अब ये सोचना नहीं कि भाई मार्क्सवादी कौन है और ये उदारवादी कौन है, ठीक है। तो मार्क्सवादी में राज्य को वर्ग का संघर्ष माना जाता है। यह सोच मानती है कि राज्य अमीर और शक्तिशाली वर्ग के हित में काम करता है। तो मार्क्सवादी अमीर लोगों के हित में, पूंजीवादी लोगों के बारे में बात करता है, पूंजीपति वाले अमीर लोगों की बात करता है, ठीक है, हित में बात करता है। लेकिन जो उदारवादी है वो गरीब और मजदूर लोगों के बारे में, उनके हित के बारे में बात करता है, ठीक है, यह ध्यान रखना। और गरीब या मजदूर वर्ग समस्या को नजरअंदाज करता है।
मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राज्य का मुख्य काम समाज में असमानता को बढ़ाना और सत्ता बनाए रखना होता है। उदारवादी दृष्टिकोण में राज्य का काम समाज को जोड़ना और न्याय करना है, जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राज्य वर्ग भेद और शक्ति संरचना को बनाए रखने वाला माना जाता है। दोनों दृष्टिकोण राज्य के काम और उद्देश्य को अलग तरीके से समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है, नागरिक समाज को परिभाषित कीजिए तथा लोकतांत्रिक राजनीति में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसे देखते हैं। नागरिक समाज का जो मतलब होता है स्टूडेंट्स, वो है समाज में अलग अलग समूह, संगठन और लोग जो सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इसमें संघ, स्वयंसेवी संगठन, मीडिया और आम लोग शामिल हैं। नागरिक समाज जनता और सरकार के बीच एक सेतु की तरह काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के फैसले लोगों के हित में हो। लोकतांत्रिक राजनीति में नागरिक समाज का बड़ा महत्व है। यह सरकार को जवाबदेह बनाता है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके द्वारा लोग अपनी राय, समस्याएं और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं। नागरिक समाज लोगों को संगठित करता है और उन्हें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। यह भ्रष्टाचार, अन्याय और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक समाज सक्रिय और जागरूक हो। लोग अपनी सोच और संगठन के माध्यम से सरकार और प्रशासन पर दबाव डालकर नीतियों में सुधार कर सकते हैं। इसलिए नागरिक समाज लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और समाज में न्याय और समानता बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वितरणात्मक न्याय से क्या अभिप्राय है? तो समझिए, वितरणात्मक न्याय का मतलब है कि समाज के संसाधन और लाभ सभी लोगों के बीच सही और समान तरीके से बांटे जाए। इसमें यह देखा जाता है कि अमीर और गरीब, मजबूत और कमजोर के बीच संतुलन बना रहे। वितरणात्मक न्याय का उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को उसकी जरूरत और योग्यता के अनुसार अवसर मिले। इससे समाज में असमानता कम होती है और लोगों के बीच विश्वास और समानता बढ़ती है। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, भूमि जैसे संसाधनों को इस तरह से वितरण हो, इस तरह से बंटवारा हो कि सबको फायदा मिले, है ना, सबको क्या मिले, सेम फायदा मिले। वितरणात्मक न्याय कहलाता है। यही क्या कहलाएगा? वितरणात्मक न्याय। यानी ऐसे वितरण किया जाए, ऐसे बांटा जाए जो जिससे सबको समान मिले, सबको लाभ हो। यह न्याय समाज को संतुलित और स्थिर बनाने में मदद करता है। राजनीतिक सिद्धांत में वितरणात्मक न्याय का महत्व इसलिए है क्योंकि यह सरकार और समाज को लोगों के अधिकार और समानता के प्रति जिम्मेदार बनाता है। जब संसाधन समान रूप से बांटे जाते हैं तो लोग समाज में भागीदारी करते हैं और लोकतंत्र मजबूत होता है। वितरणात्मक न्याय केवल कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के मूल्य और व्यवहार में भी इसे लागू करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजनीतिक सिद्धांत में अनुभविक उपागम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनुभविक उपागम का मतलब है कि राजनीति और समाज को समझने के लिए सीधे और अनुभव और वास्तविक तथ्य देखना। यह तरीका केवल किताबों या विचारों तक सीमित नहीं रहता। राजनीतिक सिद्धांत में अनुभविक उपागम में यह हमें दिखाता है कि राजनीति में जो विचार या नियम है वो असल जीवन में कैसे काम करते हैं। उदाहरण के लिए चुनाव, नीति निर्माण, प्रशासन और जनता की भागीदारी को देखकर हम सिद्धांतों को समझ सकते हैं। अनुभविक उपागम में आंकड़े, शोध, सर्वे और वास्तविक घटनाओं का अध्ययन शामिल होता है। यह उपागम सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ता है। इससे हमें पता चलता है कि किन नियमों और नीतियों का समाज पर क्या असर होता है। अनुभविक उपागम राजनीति को केवल विचारों तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि इसे व्यवहारिक और वास्तविक बनाता है। इससे राजनीतिक सिद्धांत मजबूत और व्यवहारिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहस्तक्षेपित सहमति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
प्रहस्तक्षेपित सहमति का मतलब है कि लोग किसी निर्णय या कानून को बिना विरोध किए मान लेते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से लोकतंत्र और समाज में किया जाता है। जब सरकार या संस्था कोई नीति बनाती है और लोग इसे मानते हैं या इसका विरोध नहीं करते हैं, तो इसे हस्तक्षेपित सहमति कहा जाता है। यह सहमति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समाज में व्यवस्था और कानून का पालन होता है। लोग कभी-कभी बिना पूरी समझ के नियम मान लेते हैं, लेकिन फिर भी यह राजनीतिक प्रणाली को स्थिर बनाता है। प्रहस्तक्षेपित सहमति जनता और सरकार के बीच विश्वास को दर्शाती है। यह दिखाता है कि लोग शासन और निर्णय प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह समाज में स्थिरता और प्रशासनिक प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, आधुनिक राष्ट्र राज्य की आधारभूत विशेषताएं क्या है? आधुनिक राष्ट्र राज्य के कई विशेष गुण हैं। पहला, यह निश्चित सीमा वाला होता है। इसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो किसी कानून और शासन के तहत आते हैं। दूसरा, इसका अपना शासन और प्रशासन होता है। यह कानून बनाने और लागू करने का अधिकार रखता है। तीसरा, इसका संविधान या नियम कानून होते हैं। चौथा, इसके पास जनता की भागीदारी और राजनीतिक व्यवस्था होती है। पांचवा, आधुनिक राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होता है और अन्य देशों के साथ संबंध बनाए रखता है। छठा, यह नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करता है। सातवां, इसमें न्याय और समानता बनाए रखने की व्यवस्था होती है। आठवां, यह समाज में सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी लेता है। आधुनिक राष्ट्र राज्य का उद्देश्य समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय और विकास को सुनिश्चित करना है। यह न केवल सरकार तक सीमित है बल्कि यह पूरे समाज में नीति, कानून और प्रशासन के माध्यम से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। स्वतंत्रता की सकारात्मक व नकारात्मक अवधारणाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति अपने फैसले खुद ले सके। इसे दो तरह से देखा जाता है। पहली है सकारात्मक स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार सोचने और करने की शक्ति हो। उससे अपने अधिकारों और अवसरों का उपयोग करना आना चाहिए। इसमें शिक्षा, रोजगार और संसाधनों तक पहुंच शामिल हो है। दूसरी है नकारात्मक स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति दूसरे से नियंत्रण या बाधा के बिना काम कर सके। इसमें सरकार या समाज से किसी तरह की रोक टोक न होना शामिल है। सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति सक्षम होता है और अपने जीवन को सुधार सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति को सिर्फ रोक टोक से बचाया जाता है। दोनों अवधारणाएं अलग अलग है लेकिन मिलकर व्यक्ति को स्वतंत्र और सक्षम बनाती है। राजनीति सिद्धांत में इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह समाज में अधिकार, जिम्मेदारी और समान अवसर को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। अवसर की समानता पर लेख लिखिए। अवसर की समानता का मतलब है कि सभी लोगों को जीवन के समान मौके मिले। इसमें गरीब और अमीर, लड़के और लड़कियां, छोटे या बड़े, सभी को बराबरी का क्या मिले, अवसर मिले। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीति में समान अवसर देना जरूरी है। जब अवसर समान होते हैं तो हर व्यक्ति अपने प्रयास और मेहनत के अनुसार आगे बढ़ सकता है। इससे समाज में असमानता कम होती है और लोग अपने हक के लिए क्या करते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं। अवसर की समानता से लोकतंत्र मजबूत होता है और लोगों में विश्वास बढ़ता है। राजनीतिक सिद्धांत में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह समाज को न्यायपूर्ण और संतुलित बनाता है। सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि वह सभी को समान अवसर प्रदान करे। जब लोग समान अवसर पाते हैं तो वे समाज में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और देश के विकास में योगदान देते हैं। समान अवसर के बिना किसी का भविष्य सीमित हो सकता है और समाज में असमानता बढ़ सकती है। इसलिए अवसर की समानता जरूरी है ताकि समाज में न्याय और समानता बनी रहे। अब मैंने आपके लिए लिया है टिप्पणी स्टूडेंट्स। देखिए, लोकतंत्र।
लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है ना। सत्ता जो होता है वो जनता, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में सत्ता को बनाता है, जनता ही सरकार को चुनता है। इसमें लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र का मतलब है किसी की सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार और अवसर मिले। इसमें हर किसी की राय, विचार और मत का सम्मान किया जाता है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है और सरकार को अपने फैसलों के लिए जनता के सामने जवाब देना होता है। लोकतंत्र में चुनाव, राजनीतिक दल, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सभी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाते हैं। लोकतंत्र में लोग केवल वोट देने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज और सरकार में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसके द्वारा जनता अपनी जरूरतें, समस्याएं और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकती है। लोकतंत्र समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्र को बनाए रखने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि गरीब और अमीर, कमजोर और शक्तिशाली के बीच संतुलन बना रहे। लोकतंत्र से समाज में विश्वास बढ़ता है और लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। लोकतंत्र के माध्यम से समाज में शांति, व्यवस्था और विकास को बढ़ावा मिलता है। अब आता है जेंडर। इस पर टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जेंडर का मतलब है समाज में लड़कों और लड़कियों या फिर पुरुष और महिलाओं के बीच जो भेदभाव और भूमिकाएं निर्धारित होती है, ये केवल जैविक लिंग तक सीमित नहीं है, जब बल्कि समाज ने हर लिंग के लिए अलग-अलग नियम और उम्मीदें बनाई है। जेंडर के कारण समाज में कभी-कभी असमानता, भेदभाव और अवसरों की कमी होती है। आधुनिक राजनीति और समाजशास्त्र में जेंडर की समझ बहुत जरूरी है। इससे यह पता चलता है कि सभी लिंगों को समान अधिकार और अवसर कैसे मिल सकते हैं। जेंडर समानता से समाज में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी में सुधार होता है। मतलब देखो, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी जेंडर के वो उनको अगर सही काम काम मिले, दोनों को मिला के उस काम मिले, है ना, भेदभाव ना हो, दोनों को समान वेतन मिले, तो इससे समाज में स्थिरता बनाई रहती है, समाज विकास करते हैं। जब महिला और पुरुष बराबरी के साथ भाग लेते हैं तो समाज में न्याय और विकास बढ़ता है। और जेंडर का सही मतलब है कि किसी भी काम या जिम्मेदारी के लिए केवल लिंग के आधार पर निर्णय न लिया जाए। राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में जेंडर को समझना जरूरी है, ताकि सभी नागरिक समान रूप से समाज में योगदान कर सके और जेंडर के माध्यम से समाज में बराबरी और न्याय और समान अवसर सुनिश्चित किए जाते हैं। आपका देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नागरिकता। ये क्या है? नागरिकता का मतलब है किसी व्यक्ति का, किसी देश का किसी व्यक्ति का किसी देश का कानूनी और राजनीतिक सदस्य होना, है ना। नागरिकता यही होता है ना, किसी देश में उनको क्या है, कानूनी और राजनीतिक के रूप से क्या वो सदस्य हो देश का, मतलब जिस देश में वो रहता है वहाँ का नियम, वहाँ का रूल, हर चीज फॉलो करें वो, ठीक है। इसके द्वारा व्यक्ति देश में रहने, काम करने, वोट और अपने अधिकारों का उपयोग करने का हक पाता है ना। नागरिकता रहेगा तभी, अगर कोई दूसरा देश से आके यहाँ पर कोई वोट नहीं दे सकता है, ठीक है, तो उसे नागरिकता ही नहीं रहेगा यहाँ का। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध बताती है। यह बताती है कि व्यक्ति के अधिकार क्या है और उसके कर्तव्य क्या है। नागरिकता के माध्यम से व्यक्ति देश की राजनीति, समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। यह समानता और न्याय बनाए रखने में मदद करती है। किसी भी लोकतंत्र में नागरिकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा लोग सरकार और प्रशासन के फैसलों में भाग ले सकते हैं। नागरिकता केवल जन्म से नहीं, बल्कि कानून के अनुसार भी प्राप्त की जा सकती है। यह समाज में सुरक्षा, स्थिरता और विकास को सुनिश्चित करती है। नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों को समझना जरूरी है, ताकि व्यक्ति देश में जिम्मेदार और सजग नागरिक बन सके। इसके माध्यम से लोकतंत्र मजबूत होता है और समाज में न्याय, समानता और सहभागिता सुनिश्चित होती है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है नागरिक समाज का। नागरिक समाज का मतलब है समाज में अलग अलग लोग और संगठन जो सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इसमें संघ, क्लब, स्वयंसेवी संगठन, मीडिया और आम लोग शामिल है। नागरिक समाज जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के फैसले और लोगों के हित में, सरकार जो के फैसले जो वो लोगों के हित में हो, लोग अपनी राय, समस्या और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं। नागरिक समाज लोगों को संगठित करता है और समाज और राजनीति में सक्रिय बनाता है। यह भ्रष्टाचार, अन्याय और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाता है। फ्रेंड्स, इसे आप लोग वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए। अब आपका आता है आर्थिक वृद्धि।
आर्थिक वृद्धि क्या होता है भैया? आर्थिक वृद्धि का मतलब है देश की संपत्ति, उत्पादन और सेवाओं में बढ़ोतरी। जब देश में उद्योग, व्यापार और रोजगार बढ़ते हैं तो आर्थिक क्या होती है? देश की वृद्धि होती है। इससे लोगों की आमदनी बढ़ती है, जीवन स्तर सुधरता है, लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकलता है और आर्थिक वृद्धि से सरकार को अधिक संसाधन मिलते हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा में सुधार किया जा सकता है। यह विकास और सुधार की प्रक्रिया को तेज करती है। आर्थिक वृद्धि केवल अमीरों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए अवसर बढ़ाती है। इससे बेरोजगारी कम होती है और गरीब गरीब और कमजोर वर्ग का जीवन सुधरता है। आर्थिक वृद्धि स्थिर और लगातार हो तो देश में विकास और समाज में न्याय बढ़ता है। यह विकास और सुधार की प्रक्रिया को तेज करती है। आर्थिक वृद्धि केवल अमीरों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए अवसर बढ़ाती है। इससे बेरोजगारी कम होती है और गरीब और कमजोर वर्ग का जीवन सुधरता है। आर्थिक वृद्धि स्थिर और लगातार हो तो देश में विकास और समाज में न्याय बढ़ता है। सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि आर्थिक वृद्धि सभी तक पहुंच सके। इसका उद्देश्य केवल धन बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों की भलाई और समान अवसर और समाज में संतुलन बनाए रखना है। आर्थिक वृद्धि से देश मजबूत बनता है और नागरिकों की खुशहाली बढ़ती है। यह समाज और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। इस तरह से स्टूडेंट्स जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, टोटल 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाया मैंने आपको। आप लोग जल्दी से आप प्रिपरेशन कीजिए। ये पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा, टेलीग्राम में जाइए डाउनलोड कीजिए। और देखिए पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। अगर इसमें पासवर्ड लगा हो तो पासवर्ड आपको इंस्टा में मिलता है। और ये आप लोग ये बहाना नहीं कीजिएगा कोई पासवर्ड मैं इंस्टा नहीं चलाती या चलाता। देखिए भाई, भाई है, बहन है, पापा मम्मी किसी के मोबाइल से आप इंस्टा में ले सकते हो पासवर्ड, ऐसी बात नहीं है। कोई बहाना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप फॉलो करो मुझे, आप बस पासवर्ड ले लो, बस हो गया काम आपका। चलिए, टेलीग्राम में आपको पासवर्ड मिलेगा और इंस्टा में टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेगा और इंस्टा में आपको पासवर्ड मिलेगा। तो जाइए लीजिए और एग्जाम के लिए अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। जस्ट पे बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।